जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट 3 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ये सब हमने पढ़ा था। आज देखते हैं दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों, ये क्या है कि जैसे कि जब कोई रिएक्शन होता है और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद होता है, उसमें कोई अगर नीचे तली पर बैठ जाता है, मतलब वो ठोस होता है लेकिन वो नीचे बैठ जाता है, घुलता नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ एक साइन नज़र आ रहा होगा, ये नीचे एरो साइन है, ये इसी का होता है अवक्षेप का। जैसे कि अगर हम रेत और जल को घोलेंगे, ये रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यह उदाहरण ले रहा हूँ। तो देखिएगा कि रेत जो होता है वो नीचे तली में बैठ जाता है जिस पात्र में आप उसको घोलेंगे। तो उसी तरह अगर मतलब कोई रिएक्शन होता है, जैसे यही देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो रिएक्शन होता है, तो उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक्वस होता है, मतलब वह जलीय घोल होता है। और जो BeSO4 होता है, बेरियम सल्फेट, वह नीचे तली में बैठ जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ साइन हैं जो ये सब आपको हर रिएक्शन में ये सब आप देखते होंगे, ये क्यू, कहीं एस होता है, कहीं एल होता है, कहीं ये सब साइन होता है। तो इसका मतलब ही हम अभी समझते हैं। तो देखिए, ये क्यू रहता है तो उसका मतलब होता है एक्वस, जो होता है जलीय घोल, जैसे कि ना पूरा तरह से ठोस ना पूरा तरह से द्रव, उसके बीच में जो गाढ़ा रहता है उसको हम एक्वस बोलते हैं। और फिर आता है एक सॉलिड। सॉलिड तो आप कब से ही पढ़ते आ रहे हो, 9 में भी पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में, जो कि ठोस रहता है, द्रव, गैस, ये सब तो आप जानते ही हो। अब देखते हैं अवक्षेप। अवक्षेप वही हो गया कि मतलब, सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये होगा गैस उत्सर्जन, गैस उत्सर्जन, और ये हो जाएगा अवक्षेप। दोस्तों, जब ये एरो साइन ऊपर की ओर रहेगा तो मतलब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें जो गैस होता है वो ऊपर, जैसे कि Na+HCl हम कब से ही लेते आ रहे हैं एग्जाम्पल। तो NaCl और जो H2 बचता है, इसमें कभी कभी आप देखिएगा हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी जो अच्छा रहता है रिएक्शन तो उसमें इस तरह का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि H2 जो गैस होता है वो बाहर निकल जाता है, उड़ने लगता है, तो ये उसका सिंबल है। और ये अवक्षेप हो गया नीचे की ओर, अभी हम आपको बताएं। और ये होता है हीट उष्मा। एक त्रिभुज बना दो, जैसे कि आपने CaCO3 का किया था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ आप ऊष्मा लिखे थे, हीट लिखे थे, लेकिन आप सिर्फ ऐसे बना देते तो भी आपका काम हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ बनाता था CaO+CO2। तो ये था दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया। दोस्तों, अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट अभिक्रिया उपचयन और अपचयन को देखने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये क्या होता है, जैसे कि कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या तो फिर हाइड्रोजन का हट जाना, प्लस ऑक्सीजन या तो फिर माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट जाएगा या ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, यानी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अपचयन होता है, जैसे कि -O2 + H2। आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट जाता है या तो फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो फिर वह कहलाएगा अपचयन, यानी कि उसका जो वहाँ और अन्य सब्सटेंस होगा, अन्य एलिमेंट होगा, वह उसका कहलाएगा कि वहाँ अपचयन हुआ या तो फिर उपचयन होगा, इस प्रकार से। चलिए कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ है Cu+O2। इसको, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब हीट होता है, उष्मा होता है, त्रिभुज का मतलब। तो Cu+O2, Cu वो बना लिया, तो इसमें क्या हुआ कि Cu में O2 जुड़ गया, तो इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ, यानी कि
यह कहा जा सकता है कि यहाँ कॉपर उपचयित हुआ। इसी तरह इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, Cl2+H2 HCl, यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो HCl बनाता है। तो यही हो गया कि क्लोरीन का यहाँ अपचयन हुआ। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में उपचयन भी हो और अपचयन भी हो तो वह रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन कहलाएगा। तो दोस्तों यह हो गया। तो इसका मतलब शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि एक ही में दोनों कैसे हो सकता है। तो देखिए, यहाँ हमने आपके लिए एग्जांपल लिया हूँ, CuO+H2 बनाया Cu+H2O। अब यह कह सकते हैं कि CuO यहाँ पहले जुड़ा था O, तो यहाँ देखिए यहाँ हट गया, मतलब कॉपर का यहाँ रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ अकेला था, पर यहाँ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो यह कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। इसी तरह यहाँ दोनों हुआ कि कॉपर का अपचयन हुआ और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, यह रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी तरह आप यहाँ ये दोनों भी एग्जांपल देख सकते हैं, ZnO+C Zn+CO, तो यही बना लिया। देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड था, ZnO से मिला था, लेकिन यहाँ O हट गया, तो यानी कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ और यहाँ C अकेला था लेकिन यहाँ O जुड़ गया, तो कार्बन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन। इसी तरह आप इसे भी देख सकते हैं, MnO2+HCl MnCl2+H2O+Cl2, तो यहाँ मैग्नीशियम का रिडक्शन हो गया क्योंकि यहाँ O2 हट गया, भले कोई दूसरा जुड़ गया लेकिन यहाँ Mn का ये हट गया ऑक्सीजन, तो यहाँ अपचयन हुआ। लेकिन यही आप हाइड्रोजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ ये रेडॉक्स कहलाएगा, यानी कि उपचयन हुआ। तो ये दोनों अभिक्रिया इसमें हुआ है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं कि संक्षारण क्या होता है। आगे टॉपिक हम देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्षारण यानी कोरोजन और विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। तो इसमें क्या है संक्षारण, तो आप देखते होंगे कि जब लोहा का छड़ हो या कुछ हो तो उसमें पहले बहुत चमक होती है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद वह अलग कलर हो जाता है लोहा में, जंग जिसको हम कहते हैं कि वो जंग लग गया और वह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है, जिससे संक्षारण कहा जाता है। दोस्तों ये संक्षारण होती कैसी है, तो जब ये अम्ल के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, इन सब के साथ जब मिलकर अभिक्रिया कर लेती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो यह संक्षारित होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि लोहे में पेंट लगा देते हैं, लोहे में जिंक का परत चढ़ा देते हैं और लोहे में कभी कभी ग्रीस भी लगा देते हैं, जिससे यह संक्षारण नहीं होता है। तो पेंट क्या करता है कि उसके ऊपर लेयर आ जाता है, तो वह अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिससे वह रुक जाता है और अभिक्रिया नहीं होता है और वह सुरक्षित रहता है बिना संक्षारित हुए, वह लोहा या अन्य धातु। दोस्तों इस संक्षारण के कारण बहुत सा खर्चा उठाना पड़ता है, इसके कारण बहुत क्षति होती है, जैसे कि कार का ढांचा हो गया, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी जितनी भी वस्तुएं होती है उस पर बहुत क्षति होती है। तो अब चलते हैं विकृत गंधिता की ओर। दोस्तों आपने कुरकुरे बहुत ही खाया होगा, चिप्स वगैरह, तो क्या होता है कि उसमें आपने देखा होगा कि 5 रुपये का अगर पैसा लेता है तो उसमें हम बोलते हैं, आप बोले हो या नहीं, सोचते थे या नहीं, वो कमेंट में लिखिए। लेकिन मैं ज़रूर सोचता था कि ये रुपया किस चीज़ का ले रहा है, ये तो 2-3 रुपये का है, इसमें तो हवा भरल है, तो हवा उसमें रहता है, तो हवा ऐसे वैसे हवा नहीं रहता, वह नाइट्रोजन हवा रहता है।
जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट है, वह बहुत ही कम अभिक्रिया करता है, जिससे क्या होता है कि वह खाद्य पदार्थ जो होता है, जो आप खाते हो चिप्स वगैरह, वह सुरक्षित रहता है, वह जल्दी विकृत नहीं होता, उसका जो स्मेल होता है, गंध जो होता है, वह खराब नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि आपका अगर खाना बच जाता है कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक ही, तो उसमें मतलब चेंज आने लगता है, उसका परिवर्तन होने लगता है गंध में, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। तो उसे वही नाइट्रोजन में पैक करके रखा जा सकता है, जिससे वह लंबे समय तक चलता है। और उसमें क्या किया जाता है कि किसी ऐसे बर्तन में जहाँ मतलब अब्सेंस ऑफ एयर हो, वहाँ वायु उपस्थित ना हो, उसमें भी रखने पर वह ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वह पूरा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो देखें, सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।